हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज कावेरी पाटिल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एमपीपीएससी न्यू सिलेबस 2024 का यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक, दैट इज़ एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। देखिए, एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन ये हमारे नया ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में, और इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका कंटेंट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसका कंटेंट सर्च करेंगे तो आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, बट यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर बने हुए हैं जो आधे घंटे 1 घंटे की वीडियोस हैं, और ऑब्वियसली आधे घंटे और 1 घंटे में हमारा एक पूरा ज्ञान परंपरा कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि जो एक्चुअली नीडेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक्चुअल कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, जिससे उनको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, इसका हमारा आधे या फिर 1 घंटे का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम एक एक घंटे के 4 वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे। सो यहाँ पर इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो अपने हाथ में पेन एंड कॉपी लेकर बैठिए, और जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप दोनों के लिए ही ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, टॉपिक्स में टर्मिनोलॉजीज जो है वो सेम ही होती है, बस जो है लैंग्वेज वेरी कर सकती है हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप जो है नोट डाउन इसको कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए भी इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने कंप्लीट लेक्चर सीरीज को देख लिया और अगर आपने इसके नोट्स बना लिए तो ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, और ये मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपके लिए रहेगा। सो ये आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के अंदर हम यहाँ पर 4 टॉपिक में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लिटरेचर पार्ट। पहला टॉपिक में हम लिटरेचर पढ़ेंगे। सेकंड में हम साइंटिफिक एडवांसमेंट। थर्ड टॉपिक में हम फिलॉसॉफी, और फोर्थ टॉपिक में हम मिसलेनियस पार्ट को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिए और इसके नोट्स आप बना लीजिए। चलो, पहला हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की। लिटरेचर बेसिकली हम डिराइव करते हैं लिटरेरी सोर्सेज से। लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, या फिर लिटरेचर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिलीजियस लिटरेचर और सेकंड होता है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर नाम से ही क्लियर है कि रिलीजन से एसोसिएटेड रहेगा। नॉन रिलीजियस लिटरेचर रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होता है, और इसका एक और नाम है, दैट इज सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर मतलब, जैसे आपको सेक्युलरिज्म पता होगा, जिसका नॉन एसोसिएशन होता है रिलीजन से, तो ऐसा ही इसको भी सेक्युलर लिटरेचर कहा जाता है। रिलीजियस लिटरेचर नाम से ही क्लियर है, तो यहाँ पर हम रिलीजियस लिटरेचर के अंदर हिंदुइज्म वाले लिटरेचर हो गए, जैसे पुराण हो गए, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, इस्लामिक लिटरेचर, इन सभी को कवर करते हैं। अगर आप नॉन रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर ये किसी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होते, रादर ये जो है सोशल लाइफ के ऊपर बेस्ड होंगे, पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड होंगे, और आपके इकोनॉमिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो हम अर्थशास्त्र का एग्जांपल ले सकते हैं। अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल लॉ बुक है, सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर लिटरेचर। ओके, सो ये आप याद रखिए। चलो देखो, लिटरेचर में हमारा पहला जो पार्ट रहने वाला है वो रहेगा धर्मशास्त्र। इस पर्टिकुलर टर्म को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला रहेगा धर्म और दूसरा रहेगा शास्त्र। धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। धर्म का मतलब यहाँ पर है ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। ओके, शास्त्र का मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड बुक। तो ड्यूटी से एसोसिएटेड जो भी लिटरेचर रहेगा या फिर जो भी बुक रहेगी, दैट इज आर धर्मशास्त्र। यहाँ पर मैं धर्मशास्त्र को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा मनुस्मृति। सेकंड यज्ञवल्क्य स्मृति। थर्ड नारद स्मृति, और फोर्थ अर्थशास्त्र।
अब देखो, जैसे आप लोगों को शायद डाउट होगा कि अर्थशास्त्र कैसे धर्मशास्त्र के अंदर आएगा। तो जैसे हमने बात की ड्यूटी के बारे में बताया था, धर्मशास्त्र ये रिलीजन से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। तो अर्थशास्त्र जो है ना वो भी अर्थ एंड उसका शास्त्र, ठीक है, लैंड, और लैंड के ऊपर क्या लॉ होना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड इज कॉल्ड इज अर्थशास्त्र। तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र, ठीक है। तो हम 4 धर्मशास्त्रों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, पहला जैसे हमने बात की मनुस्मृति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मनुस्मृति ये बहुत फेमस लिटरेचर है, और यहाँ पर आपको ये पता होगा कि सेज मनु को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसका कंपाइलेशन किया था, बट एक्चुअली श्रेय मनु ने ही इसका कंपाइलेशन किया था क्या, तो इसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस को डाउट है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि लेटर पीरियड में भी कुछ कुछ पार्ट इसे कंपाइल किए गए हैं, ठीक है। चलो, आपको टाइम पीरियड यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी कॉमन एरा तक, या फिर 2nd सेंचुरी AD तक, है ना। कॉमन एरा या फिर AD से आप ज़्यादा फैमिलियर होंगे, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर मनुस्मृति जो है ये 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये डेटा आप लिख लीजिए, 12 चैप्टर्स है, और इन चैप्टर्स को क्या कहा गया है, अध्याय कहा गया है, ओके। देखो, ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है बहुत नेसेसरी होती है आपके लिए, किस पर्टिकुलर बुक को किस नाम से, उसके बेसिकली चैप्टर्स को किस नाम से जाना जाता है। जैसे रामायण में जो चैप्टर्स हैं उनको कांड कहा जाता है, महाभारत में पर्व कहा जाता है, वेदास में मंडल कहा जाता है, और यहाँ पे चैप्टर्स को अध्याय कहा जाता है, ठीक है। अध्याय जो होंगे, एक चैप्टर के अंदर कितने श्लोक होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें टोटल 2684 वर्सेस या फिर 2684 श्लोकास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो, किस किस चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन किया हुआ है ना, धर्म के बारे में, लॉज एंड पनिशमेंट के बारे में, सोशल ड्यूटी के बारे में, वुमेन के स्टेटस के बारे में, एंड मैरिज एंड फैमिली के बारे में, ओके। इसके साथ साथ इन्होंने पेनेंसेस एंड अटॉर्नमेंट्स के ऊपर फोकस किया है, लीगल कोड ये बता रहे हैं, एथिकल गाइडलाइन बता रहे हैं, और सोशल ऑर्डर के बारे में मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आपको क्या क्या कंटेंट है इसकी क्लैरिटी रखनी है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, यहाँ पर जो मनुस्मृति है इसका मेन कंटेंट जो है ये है सोसाइटल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये सोसाइटल ड्यूटी के अंदर इन्होंने हर एक वर्ण जो है, 4 वर्ण जो है, इसके ड्यूटी के बारे में मेंशन किया हुआ है कि ब्राह्मण की क्या ड्यूटी होगी, क्षत्रिय की क्या ड्यूटी होगी, वैश्य की ड्यूटी और शूद्रा की ड्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इन चारों वर्णों की, तो इन चारों वर्ण की ड्यूटी तो मेंशन कर दी, बट यहाँ पर एक ना आश्रम सिस्टम भी होता था, ठीक है, जिसमें चारों वर्ण जो है ये भाग ले सकते थे। तो ये जो आश्रम सिस्टम है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 4 आश्रम होते हैं। पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य, सेकंड आश्रम हमारा होता है गृहस्थ आश्रम, थर्ड आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, और 4th आश्रम है आपका संन्यास, ठीक है। तो एक कंटेंट की क्लैरिटी हमको ये हो गई कि उन्होंने वर्ण सिस्टम और उसकी ड्यूटी के बारे में मेंशन करा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि हर एक आश्रम में जब ह्यूमन बीइंग रहता है तो उस आश्रम के प्रति उसकी क्या ड्यूटी होती है। जैसे हमने बात की फैमिली एंड मैरिज की, फैमिली एंड मैरिज ऑब्वियसली गृहस्थ जीवन में ही व्यक्ति करेगा, तो गृहस्थ जीवन में उसकी ड्यूटी फैमिली एंड मैरिज वाली है, ठीक है। वानप्रस्थ या फिर संन्यास जीवन जो होता है, इसमें व्यक्ति घर वगैरह छोड़ के बाहर चला जाता है, तो जब वो बाहर जा रहा है तो उसकी ड्यूटी क्या है, तो पेनेंसेस है, मतलब घोर तपस्या, और एटोनमेंट्स है, ठीक है। तो ये सिंस को दूर करने के लिए, जो भी पाप कार्य आपने किए हुए हैं उसको दूर करने के लिए पेनेंसेस या फिर तपस्या भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके बारे में मनुस्मृति आपको मेंशन करती है, ठीक है। चलो, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और जो भी टॉपिक हैं, जो भी पॉइंट्स हैं मनुस्मृति के, वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। ह्यूमन की सोशल ड्यूटी, ह्यूमन की बेसिकली वर्ण सिस्टम के अंदर स्पेसिफाइड ड्यूटी, और उसकी आश्रम से रिलेटेड ड्यूटी। एक और पॉइंट आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि यहाँ पर
जो मनुस्मृति है, देखो ड्यूटी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो जैसे धर्म की हमने बात की तो ड्यूटी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और ड्यूटीज़ के बारे में लॉज की बात कर रहा है कि पर्टिकुलर लॉ क्या बताता है इस ड्यूटी से रिलेटेड। बट आपको ये याद रखना है, ये एक और पॉइंट बताएगा आपको कि अगर ये लॉ को फुलफिल नहीं किया गया तो उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये सब लॉज रहेंगे ह्यूमन के गृहस्थ जीवन, संन्यास जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन से रिलेटेड। अगर वो उस लॉ को फुलफिल नहीं करता है तो ये स्पेसिफाइड ड्यूटी भी हमको उसकी स्पेसिफाइड पनिशमेंट भी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। मनुस्मृति जो है इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है। क्यों क्रिटिसिज्म होता है? क्योंकि वही है कि इन्होंने बोला है कि आप ये ड्यूटी को करो, अगर आप ये ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये बहुत ही रिजिड हो जाता है। रिजिड हो जाता है किसके लिए? तो ये रिजिड है वर्णास के लिए, और वर्णास में अगर हम बात करें स्पेशली शूद्रास के लिए और वुमेन्स के लिए। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजिड टेक्स्ट है और अगर वुमेन ये वाली प्रथा फॉलो नहीं करेगी तो उनको ये पनिशमेंट दी जा सकती है। दैट्स वाई आजकल के ज़माने में जब सभी लोग ये एस्पायर करते हैं कि सभी लोग का डेवलपमेंट हो और बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं हो, तो उसमें बिल्कुल ऑब्वियसली मनुस्मृति जैसे एक रिजिड टेक्स्ट को हेट करना एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप देखो तो जब हम सोशल रिफॉर्मर्स की बात करते हैं तो सोशल रिफॉर्मर्स में बहुत सारे रिफॉर्मर्स मनुस्मृति के अगेंस्ट थे। इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जलाया भी था, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बहुत ज़्यादा हेटेड टेक्स्ट है या फिर बहुत ज़्यादा रिजिड टेक्स्ट है, तो वो भी आपको याद रखना है कि मनुस्मृति है। ओके, आई होप ये सब पॉइंट्स आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। चलो नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना वो YAJNA है, बट ये इसको अगर आप प्रोनाउंशिएट करोगे तो वो ऐसा है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति स्पेशली अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये लेटर वैदिक पीरियड का टेक्स्ट है। और लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें थोड़ा सा और लेटर पीरियड में, बहुत लास्ट पीरियड में क्या हुआ था, राजा जनक के दरबार में एक सभा यहाँ पर आयोजित की गई थी और वहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वो भी उसका पार्ट थे, ठीक है। आपको यहाँ पर एक याज्ञवल्क्य ऋषि और एक विदुषी थी, विदुषी मतलब फीमेल विद्वान होती है जिनका नाम था गार्गी, उनके एक संवाद के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये वही याज्ञवल्क्य ऋषि है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं किस पर्टिकुलर ऋषि से जो है गार्गी का संवाद हुआ था, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग। तो यहाँ पर ये याज्ञवल्क्य स्मृति इन्होंने ये लिखी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका एग्जैक्ट डेट क्या है वो आपको नहीं पता है, ये चैलेंजिंग है टू डिटरमाइन प्रिसाइजली, है ना। एग्जैक्टली कब लिखी गई है ये नहीं पता है। याज्ञवल्क्य के हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें समझाई हो, उन्होंने कम्युनिकेट की हो ऑरली और उसको बाद में रिटन डाउन किया गया है, तो लिखा कब गया है उसका डेट आपको नहीं पता है। बट याज्ञवल्क्य ऋषि का पीरियड समझ सकते हैं कि ये जनपदा पीरियड का जो लेटर पीरियड था, दैट इज़ महाजनपद पीरियड का स्टार्टिंग वाला पीरियड, वहाँ पर आपको कहीं इनका जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है इसके अंदर कंटेंट में, तो ये भी याद रखो आप कि याज्ञवल्क्य स्मृति में भी सोशल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में फोकस किया गया है। यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि मनुस्मृति में भी सोशल ड्यूटी है और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसमें भी सोशल ड्यूटी मेंशन की गई है। ओके, चलो नेक्स्ट है नारद स्मृति। नारद स्मृति भी एक स्मृति टेक्स्ट है। नारद स्मृति भी जो है एक टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये किसने कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसके द्वारा कंपाइल किया गया है, तो ये है नारद के द्वारा। नारद मुनि आपको पता होंगे, काफ़ी स्पेशल और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेज आपको देखने को मिलते हैं जो जाने जाते थे कि ये पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं और ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं उसको नारद स्मृति बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी आप याद रखो कि ये भी चैप्टर्स में है और इसके अंदर भी डिफरेंट
श्लोकास को डिवाइड किया गया है। प्रिसाइजली हमको नहीं पता है कि कितने श्लोकास इसके हैं, क्योंकि ये भी अलग अलग पीरियड में हमको देखने को मिलेगी। टाइम पीरियड अगर आप देखो तो 1st से 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में ये लिखी गई है, ठीक है। तो अब आपको तो ये पता है कि नारद कॉमन एरा या फिर एडी के बिल्कुल भी नहीं थे, वो बीसी के थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिखा जाने वाला पीरियड एक अलग है। इन लोगों ने अपनी जो भी सेइंग्स थी उसको ओरली कम्युनिकेट किया है और फिर उसको बाद के पीरियड में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब बाद के पीरियड में जब लिखा जा रहा है तो उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड आपको नहीं मिलता है, ठीक है। देखो 3 स्मृति पढ़ ली हमने, 3 टेक्स्ट हमने पढ़ लिए जो धर्मशास्त्र से रिलेटेड है, दैट इज मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। यहाँ पर तीनों में कॉमन बात यह है कि तीनों सोशल ड्यूटी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये आप याद रख लो कि सिमिलरिटीज़ क्या है, तो सिमिलरिटीज़ है सोशल ड्यूटी, ठीक है, लिख लो आप लोग इसको। सोशल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, बट कुछ डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंसेस क्या है? 2 डिफरेंस याद रखो। पहला डिफरेंस है कि मनुस्मृति वर्णास के लिए और मनुस्मृति वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। कंपैरेटिवली नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको एक लिबरल कंटेंट देखने को मिलता है, एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कंटेंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये मनुस्मृति में रिजिडिटी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में, तो ये थोड़े से लिबरल टेक्स्ट है। चलो अब यहाँ पर हमने 3 स्मृति को कवर कर लिया है ना। अब आपको क्या क्या फैक्ट इसके बारे में पता चले, एक बार आप क्विकली रिकैप कर लो इसका। क्या क्या मनुस्मृति में हमने बात की थी? सोशल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन करा हुआ है कि कैसे सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, हर वर्ण की अपनी ड्यूटी। इसके साथ साथ आश्रम सिस्टम के अंदर अगर व्यक्ति रहेगा तो फिर उसकी क्या ड्यूटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने बात की कि जो मनुस्मृति है वो 12 अध्याय में डिवाइडेड है। अध्याय यहाँ पे चैप्टर्स को कहा गया है, और ये जो अध्याय है इसमें 2684 श्लोक आपको मेंशन मिलते हैं, ठीक है। क्या उसके अलावा कंटेंट है? अगर ये ड्यूटीज मेंशन की गई हैं, अगर आप इसको नहीं निभाते हो तो आपको एक पनिशमेंट वाला फैक्टर भी देखने को मिलता है कि पनिशमेंट भी यहाँ पे आपको दी जा सकती है। याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में डिस्कस किया था कि याज्ञवल्क्य ऋषि जो है लेटर वैदिक पीरियड से बिलोंग करते थे, और जनक के दरबार में गार्गी से संवाद भी इनका बहुत पॉपुलर है। नारद स्मृति की हमने बात की थी कि ये भी अध्याय और श्लोक में डिवाइडेड है, और यहाँ पे 1st सेंचुरी CE से लेकर के 2nd सेंचुरी CE के बीच में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो तो आई होप सो आपको ये पूरा टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र। ओके चलो यहाँ पर भी टर्म को डिवाइड कर लो। अर्थ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी, और शास्त्र का मतलब होगा टेक्स्ट बेस्ड ऑन दिस इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमी वर्ड न यूज़ करते हुए हम लैंड की बात करेंगे, और लैंड में जो लॉ होगा तो लॉ ऑफ द लैंड इज अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? आई होप आपको सबको पता होगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो वो तो चाणक्य है ना। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, और इनको ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य क्यों फेमस है? तो चाणक्य वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये जाने जाते थे कि सबसे पहले तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। इसके अलावा ये चंद्रगुप्त मौर्य हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन किंगडम, ये उनसे की एडवाइज़र रहे हैं। इन्होंने वहाँ पर अमात्य का कार्य किया है, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें अर्थशास्त्र का बहुत इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। चलो देखो यहाँ पर ना आप मेन कंटेंट क्या है, तो वो है अर्थ जैसे हमने बात की कि ये होगा इकोनॉमिक्स, डिस्कसेस इकोनॉमिकल पॉलिसी, जैसे टैक्सेशन, रिवेन्यू जनरेशन और ट्रेड के बारे में डिस्कस करता है। ये दंड नीति के बारे में डिस्कस करता है। अभी अपन पढ़ेंगे, चाणक्य की बहुत फेमस फिलोसॉफी थी साम दान दंड भेद, ठीक है। तो ये दंड नीति के बारे में भी फोकस करता है कि अगर आप राजा हो ना तो आप लिबरल बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लिबरल उस सेंस में नहीं बोल रही हूँ मैं कि वो सोशल सेंस में रहे। लिबरल मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, आपको पनिशमेंट भी टाइम पीरियड पे देनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये पॉलिटिकल एथिक्स और लॉ के बारे में बताता है। ये लीगल और एथिकल एस्पेक्ट को डील करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके अलावा मिलिट्रिस्टिक स्ट्रेटेजीज के बारे में बताता है। मिलिट्री सिस्टम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने ना ये बताया हुआ है कि जो मिलिट्री होती थी
इसकी 6 कमिटीज़ थी, ये आप नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 6 कमिटीज़ थी और हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स हुआ करते थे, और यही जो सिस्टम है ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में भी देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेम मिलिट्री स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, है ना। क्या कैसी 6 कमिटीज़, तो एक इन्फेंट्री होती है पैदल सेना, एक होती है कैवलरी घुड़सवार सेना, एक होती है एलिफेंट सेना, है ना, जो आपकी एलिफेंट की सेना होगी, एक जो होती है वो नेवल के लिए इन्होंने अलग बना दिया, एक इन्होंने बना दिया आपकी जो आर्मी स्टोरेज है उसके लिए अलग बना दिया। तो ऐसे 6 कमिटीज़ के बारे में आपको ये मेंशन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। और फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चलो और अच्छे से समझते हैं चाणक्य की सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी मतलब जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके हैंड होते हैं, उसके लेग्स होते हैं, उसका आईज होते हैं, ईयर्स होते हैं, वैसे ही जो स्टेट होता है ये इसके 7 पार्ट्स होते हैं, 7 बॉडी पार्ट्स होते हैं, और 7 पार्ट्स अगर यहाँ पर उसमें से एक भी पार्ट मिसिंग है तो फिर हो सकता है कि जो आपका राज्य है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पार्ट्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, स्वामी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रूलर रहेगा, ये इन सब के सेंटर में होता है। जैसे हमारा ब्रेन है ना, वो अपना सेंटर में होता है और वो जो है पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, वैसे स्वामी जो है ये सेंटर में रहेगा, सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, जो क्या है रूलर है। नेक्स्ट होंगे अमात्य, ठीक है। जब राजा हो सकता है कि बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए तो उनको हेल्प करने के लिए हमेशा वहाँ पर कौन रहना चाहिए, तो वहाँ पर अमात्य या फिर मिनिस्टर्स होना चाहिए। थर्ड जनपद, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर रूलर है तो वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी का रूलर होगा, तो टेरिटरी इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो टेरिटरी के बारे में मेंशन है। इसके अलावा दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन। अगर आप किसी जगह के राजा हो और अगर टेरिटरी आपकी कवर्ड है तो आपका फोर्टिफिकेशन भी बहुत नेसेसरी है। देखो एक पॉइंट आप याद रखो, चाणक्य ने ये बोला था कि हमारे जो भी नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स मतलब जहाँ से फॉरेनर्स आ सकते हैं ना, उसको आप फोर्टिफिकेशन करके रखो ताकि फॉरेन इन्वेजन बहुत मतलब इजीली नहीं हो पाए, ठीक है। सो ये फोर्टिफिकेशन पे बहुत एम्फेसाइज किया गया, याद रखना। कोश, कोश का मतलब होता है ट्रेजरी, ठीक है। ट्रेजरी ऑब्वियसली एम्पायर चलाना है तो ट्रेजरी इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट। देन दंड, दंड के लिए ऑब्वियसली जो आपका पनिशमेंट वाला पार्ट है, मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होगी। और मित्र, हमारे कुछ अलाइज भी होने चाहिए, है ना। जैसे अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आज प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हो तो इंडिया को अगर एक तरीके से बहुत समय तक स्टेगनेंट सिस्टम फॉलो करना है कि लाइक वो सिस्टम चलता रहे, तो उसके लिए उसको किसी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर किसी फ्रेंड की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, जिसमें वो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह रख सके। जैसे अभी यूएन में परमानेंट मेंबरशिप जो है उसके बारे में इंडिया उसके अपोज में है, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ उनके फ्रेंड्स हैं जो हमेशा इंडिया को बैक करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलायंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना और इसको लिख लो आप लोग, सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य, ठीक है, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। दंड को बला भी बोला जाता है ना। चलो नेक्स्ट है फोरफोल्ड थ्योरी। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया कि 4 थ्योरीज हैं, बहुत फेमस है, चाणक्य की दी हुई है, आज के टाइम पीरियड पे भी डेली लाइफ में आप ये वाले वर्ड यूज़ कर लेते हो। तो साम दाम दंड भेद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी राजा को 4 तरीके से अपने जो है रूल के अंदर ये 4 तरीके इन्वॉल्व करने चाहिए। पहला है साम, साम मतलब होता है कंसीलिएशन पॉलिसी। राजा का जो टेरिटरी है अगर उसमें कुछ लड़ाई वगैरह चल रही है, कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको कंसीलिएशन वाली पॉलिसी ट्राई करनी चाहिए। सेकंड है दाम, दाम मतलब होता है गिफ्ट, ठीक है। अगर बात कंसीलिएशन से नहीं सुलझ रही है तो आप उनको गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो थर्ड है आपका दंड, दंड मतलब फोर्स का यूज़ कर लो अगर गिफ्ट दे के भी बात नहीं मान रहे हैं तो। और भेद का मतलब होता है रप्चर, मतलब यहाँ पर जो आपकी जो जासूसी वाली व्यवस्था होती है वो भेद में आपकी आती है, ठीक है। तो ये याद रख लो आप, साप्तांग थ्योरी क्या थी और फोल्ड फोर थ्योरी क्या थी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए। चलो नेक्स्ट है हमारा मंडल थ्योरी, इट इज़ ऑल्सो ऑफ कौटिल्य। ये भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर एक थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आप समझना ध्यान से। एक्सप्लोर द आइडियाज ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है।
यहाँ पर है ना, इन्होंने क्या किया, एक जो बड़ा सा स्टेट है और जो स्टेट्स के अलाय है, अलाय में अगर आप एनिमी की बात करो या फिर मित्र की बात करो, एनिमी होगा जो आपका दुश्मन है, मित्र होगा जो आपका फ्रेंड है, तो इसको इन्होंने कोसेंट्रिक सर्कल से एक थ्योरी में डिफाइन किया है और इन कोसेंट्रिक सर्कल को जो है मंडल कहा जाता है। ओके, तो ये जो है ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पे फोकस करते हैं। ये इंडियन वर्जन है बैलेंस ऑफ पावर का। पावर को बैलेंस करने के लिए जो प्रेजेंट में आप एक स्ट्रेटेजी अपनाते हो वो ही मंडल थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स इसके आप नोट डाउन कर लो। क्या है इसके ना, क्वेश्चन आपको आगे पीछे करके पूछ सकते हैं, नेबर इज नेचुरल फ्रेंड पूछ सकते हैं वो, बट ये याद रखना कि यहाँ पर इसका पहला प्रिंसिपल है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपका नेचुरल एनिमी रहेगा। फर्स्ट पॉइंट याद रखो। सेकेंड पॉइंट, नेबर्स नेबर इज नेचुरल एनिमी, सॉरी नेबर्स नेबर इज नेचुरल फ्रेंड है। ठीक है, ये आप इसको एडिट कर लो। नेबर्स नेबर जो है वो नेचुरल फ्रेंड आपका रहेगा। देखो इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रेटर इज द डिस्टेंस लेसर इज द एनिमी। देखो हमारी लड़ाई पाकिस्तान से ज़्यादा है, बट अगर आप देखो तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान उससे कम है ना। हो सकता है कि अगर वो पाकिस्तान की जगह पर होती तो हमारी लड़ाई उनसे ज़्यादा होती। तो जितनी ज़्यादा दूरी आपकी होगी किसी कंट्री से, उतनी कम आपकी लड़ाई के चांसेस होंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल फ्रेंडशिप इन इंटरनेशनल स्फेयर गाइडेड बाय इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंस। देखो कभी भी जो भी फ्रेंडशिप हो रही है वो एथिकल या फिर मोरल बेसिस पे हो ही नहीं रही है। ठीक है, सभी लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं फुलफिल करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें इजराइल और पैलेस्टीन का इशू है, हमारी जो पॉलिसी वहाँ पर है उसको हम बोलते हैं डी हाइफनेशन पॉलिसी। डिहाइफनेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि दोनों से हमको बना के रखनी है। ठीक है, अगर हम एथिकल ग्राउंड्स पे जाते तो या तो हम पैलेस्टीन का सपोर्ट करते या तो हम इजराइल को खुला सपोर्ट करते, बट क्योंकि हमको दोनों से बना के रखनी है तो हम यहाँ पर डिहाइफनेशन पॉलिसी को यूज़ करते हैं। वैसे अभी तो हम इंक्लाइन कर रहे हैं इजराइल की तरफ, बट ये आपकी एक जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो डिहाइफनेशन पॉलिसी ही है। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर था, हमको पता है कि रशिया एक तरीके से मोरल ग्राउंड पे गलत था, बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनको क्रिटिसाइज किया, बट स्टिल वी वर विथ रशिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट है और हमारे कन्वीनियंस है। रशिया ने हमको बहुत हेल्प की है ना, सो दैट्स वाई हमको भी यहाँ पर उसकी अगर हेल्प करनी पड़ी तो हम यहाँ पर रेडी है। सो ये आप याद रखना कि इंटरेस्ट हमारे होते हैं और कन्वीनियंस के हिसाब से ही दोस्ती रखी जाती है इंटरनेशनल रिलेशन में, इट इज़ अ फैक्ट, है ना। नेक्स्ट है रिलेशन कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर रिलेशन है तो उसको आप फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो आपका फ्रेंड है या फिर आपका एनिमी है वो आपको जो है कभी हेल्प कर सकता है या फिर आपको बिट्रे भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखो, इसको लिख लो आप। ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपको आगे पीछे करके वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मंडल थ्योरी समझना है यहाँ पे। देखो पहला क्या है, किंग, है ना, जिसको बोला गया विजिगिशु, है ना, ये वर्ड याद रखो। किंग जिसको क्या कहा गया है, विजिगिशु कहा गया है। हम यहाँ पर ना आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये हम आगे की स्टेट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम पीछे की स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो मैं जब इधर की बात कर रही हूँ ना तो हम ये आगे की स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ओके, देखो विजिगिशु जो है, देखो ये जो लाल सर्कल्स है ये आपके लाइकली टू बी एनिमी है ना, ये आपके एनिमी होंगे, और जो ग्रीन वाले सर्कल्स हैं हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो, है ना। अब समझना ध्यान से, किंग को क्या बोला गया है, विजिगिशु बोला गया है। रेड में जो है ये अरी है जो आपके एनिमी स्टेट होगा, क्योंकि हमारा नेबर जो होगा सबसे क्लोज नेबर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, तो ये अरी जो है वो हमारा एनिमी है। इसके बाद जो अरी, जैसे एग्जांपल आप लो कि हमारा कोई स्टेट है ए और एक स्टेट है बी, है ना। हम यहाँ पे ए जो स्टेट है वो रूलर का स्टेट बोल रहे हैं, और जो बी स्टेट है वो इसका सबसे क्लोजेस्ट नेबरिंग स्टेट है। हो सकता है कि ए और बी के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हो और इनकी हमेशा लड़ाई होती हो, तो ये तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा दुश्मन बन गया। ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर बी की जिससे बाउंड्री शेयर हो उसकी इससे बाउंड्री डिस्प्यूट हो, तो बी की और सी की हमेशा लड़ाई होगी। अब क्योंकि बी और सी दोनों आपस में दोस्त नहीं है और हम बी के भी दुश्मन हैं और ये जो है बी सी का भी दुश्मन है,
तो यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, समझ में आया आपको? तो जो किंग है ना, ये आपको समझ में आ गया विजिगीषु। अरि ये एनिमी है। हो सकता है कि अरि की जो ये थर्ड ग्रीन वाला पोर्शन है उसका जो स्टेट है उसकी उससे बाउंड्री डिस्प्यूट हो, तो नेचुरली क्योंकि उसका दुश्मन ये है और हमारा भी दुश्मन ये है, ये हम दोनों कॉमन दुश्मन है, तो वो हमारा फ्रेंड हो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सेम यहाँ पर अरिमित्र ये एनिमी का फ्रेंड है, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये वाला कोसेंट्रिक सर्कल फॉलो हुआ वो आगे फॉलो होता जाएगा। ये अरि का एनिमी का फ्रेंड है, फिर मित्रा का मित्र जो है वो अलाई का फ्रेंड है, और अरिमित्र मित्र। ये टर्म्स आप बहुत अच्छे से समझो, और अगर ये 3 पॉइंटर्स आपको समझ में आ गया हो ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर फॉलो किया गया है। ओके, चलो अब यहाँ पर जैसे हमने बात कर ली कि आगे वाला है, बट ऐसा नहीं कि बस आपको आगे के स्टेट्स ही देखने हैं, आपको आपके पीछे के स्टेट्स भी देखने हैं। ओके, तो पीछे के स्टेट में यहाँ पर 4 वर्ड्स, यहाँ पर 4 टर्म्स यहाँ पर इन्होंने यूज़ की है। जैसे पार्श्व निग्रह जो हमारा एनिमी होगा, क्योंकि नेबर का हमारा क्लोजेस्ट नेबर हमारा एनिमी होता है। सेम अकरंद है ना, पार्श्व निग्रह सार और अकरंद सार। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा कैसे एनिमी है, एनिमी का के बाद जो है आपका फ्रेंड है, फिर एनिमी है, फिर फ्रेंड है। ठीक है, तो ऐसा ही जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर बताया गया है। आपको क्योंकि मेंस का टॉपिक नहीं है ये, तो फिर आपको ये एकदम बनाने के लिए नहीं आएगा, बट आप टर्म्स को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना और टर्म्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये बंडल थ्योरी आपको क्लियर होगी, और बंडल थ्योरी जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन रिलेशन के ऊपर फोकस करती है। ओके, सो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अर्थशास्त्र में? तो हमने अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी पढ़ी है ना, 7 पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। हमने उसमें 4 फोल्ड एक सिस्टम पढ़ा, जिसमें साम दाम दंड भेद आता है, और हमने मंडल थ्योरी पढ़ी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट है पुराण। ओके, देखो पुराण जो है ये रिलीजियस टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पर जैसे हमने अर्थशास्त्र की बात की थी कि वो सेकुलर टेक्स्ट होता है, पुराण जो है रिलीजियस टेक्स्ट है। पुराण जो है ये संस्कृत वर्ड से निकल के आया है, दैट इज पुर और आन। पुरा का मतलब होता है एंशिएंट है ना, प्राचीन, और आन का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, ज्ञान, तो ए लग रहा है जिसमें है ना, तो इसका मतलब होता है नॉलेज। तो एंशिएंट नॉलेज ही क्या है, हमारा पुराण है। ठीक है, अब देखो हर एक पुराण में, ये आपकी नोट करने की चीज़ है, 5 मेन सेक्शन होते हैं, और यहाँ पर इसकी जो थीम्स है ये 2 पार्ट में कैटेगराइज की गई है। पहला जो पार्ट है वो है महापुराण, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर पुराण। सेकेंड जो पार्ट है वो है उप पुराण, जिसका मतलब होता है माइनर पुराण। हम जब बात करते हैं ना कि 18 पुराण है आपके, तो 18 पुराण क्या है, तो ये महापुराण है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 18 पुराण में से एक पुराण है, दैट इज मत्स्य पुराण, और ये जो मत्स्य पुराण है ये मेंशन कर रहा है पंच लक्षण को, कि किसी भी पर्टिकुलर पुराण जो है उसका एसेंस पंच लक्षण है। तो ये समझना आप ध्यान से। पहला है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है क्रिएशन है ना। अब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की यहाँ पे बात करिए, ये आप याद रखो, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोगोनी, यूनिवर्स की यहाँ पे बात करिए। ठीक है, प्रतिसर्ग जिसका मतलब है रिक्रिएशन, तो यहाँ पे कॉस्मोगोनी की तो बात की ही है, कॉस्मोलॉजी की भी बात की हुई है कि उसकी स्टडी क्या होगी। ठीक है, रिक्रिएशन मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि क्रिएशन एक बार हो गया तो उसको सस्टेन करने वाला कैसा जो कंसेप्ट है वो प्रतिसर्ग में मेंशन किया जाता है। वंश, वंश मतलब जीनियोलॉजी ऑफ किंग के बारे में मेंशन करता है, तो जीनियोलॉजी ऑफ गॉड भी हो सकता है, सेजेस भी हो सकता है, और किंग भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना। मानवंत्र ये टाइम के साइकिल है ना, जैसे पता होगा आपको द्वापर युग है, सतयुग है, कलयुग है, तो ये जो है मानवंत्र में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप इसको। फिर वंशानुचरित है ना, बायोग्राफीज ऑफ हीरोज एंड लीजेंड्स, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जैसे राम है ना, भगवत पुराण के अंदर 10 अवतार है, तो उसमें राम का एक पार्ट आपको बता देते हैं, कृष्ण का एक अवतार है ना, बुद्ध का एक अवतार है। तो यहाँ पर जो अवतार है उनकी स्टोरीज और उससे रिलेटेड जो भी आपकी कहानियाँ हैं वो यहाँ पर वंशानुचरित में मेंशन है। ठीक है, किसने लिखा हुआ है पुराण, तो व्यास का डेडिकेटेड है, कि व्यास ने लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो, अब ये थोड़ा समझना ध्यान से कि ये जो है ना एक पीरियड में नहीं लिखा गया है, ये मिडिएवल एरा तक लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया वाला पॉइंट कि
यहाँ पर जब बोला जा रहा है तो वो मतलब एक कम्युनिकेशन किया जा रहा है ओरली, और कंपाइल बाद के पीरियड में होता है। तो हो सकता है कि वेद व्यास ने उसको पहले कम्युनिकेट किया हो और कंपाइलेशन बहुत बाद तक ये चला हो, अप टू मिडिएवल पीरियड। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट हमको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत याद रखो, ये नहीं अभी याद रखो, ये चलेगा, ये आप याद रख लो कि 18 पुरानाज हैं और इसमें 4 लाख वर्सेस हैं। कितने वर्सेस हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। ये 18 पुरानाज के जो नाम है इसको एज इट इज आप याद कर लो। ठीक है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म विवर्त, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, इनके नाम आप याद कर लो, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा पुराण नहीं है, और नाम जो है वो सिमिलर ही है सबके। ठीक है, तो आप याद कर लो बिल्कुल इसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट है हमारे एपिक्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिए, हमने स्मृति पढ़ ली 3, है ना। कौन कौन सी पढ़ी हमने? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया? हमने अर्थशास्त्र पढ़ लिया, हमने पुराणस के बारे में बात कर ली। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक का जो हमारा लेक्चर हुआ उसको। नेक्स्ट है रामायण। ओके, सो रामायण जो है सभी लोगों को पता है कि किसने लिखी हुई है, वाल्मीकि ने लिखी हुई है। ठीक है, जैसे हमने बात किया था मनुस्मृति, नारद और याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय में डिवाइडेड थे, वैसे ये जो है कांड में डिवाइडेड है। यहाँ पर चैप्टर्स को कांड बोला जा रहा है, और कितने कांड यहाँ पर है? तो यहाँ पर है 7 कांड। ठीक है, ये जो रामायण है वो 7 कांडों में डिवाइडेड है। यहाँ पर कांड्स के नाम आपको याद रखना है। बाल कांड, द बुक ऑफ यूथ। बाल मतलब होता है एक तरीके से जो आपकी यंग एज है या फिर आपकी जो बचपन वाली एज है, चाइल्डहुड एज, तो उसके बारे में बाल कांड में मेंशन है। अयोध्या कांड, अयोध्या की बुक है ना, अयोध्या के बारे में मेंशन है। अरण्य कांड, फॉरेस्ट के बारे में मेंशन है। किष्किंधा, किष्किंधा जो है ये जो सुग्रीव वगैरह जो थे, है ना, तो मंकी किंगडम के बारे में यहाँ पर मेंशन है। सुंदर कांड बहुत फेमस है, तो ये ब्यूटी के बारे में मेंशन है। ब्यूटी किसी पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक की नहीं है। जब हनुमान जी लंका की यात्रा कर रहे हैं तो जो जो चीज़ें वो देखते हैं उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट है युद्ध कांड, वॉर के बारे में मेंशन है। उत्तरकांड और लेटर पीरियड के बारे में मेंशन है। ओके, क्या क्या बताती है आपको रामायण? तो आपको ड्यूटी के बारे में, राइटियसनेस के बारे में, डिवोशन के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन सेक्शन, किसी के कर्मों का क्या फल हो सकता है। ठीक है, तो वो बताती है, ये याद रख लेना, और इसके आप नोट्स बना लो, क्या कांड के नाम और उसमें कंटेंट क्या है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। महाभारत। महाभारत इज ऑल्सो वन ऑफ द एपिक। यहाँ पर ये जो है किसने लिखी हुई है? तो वेद व्यास ने लिखी हुई है, और वेद व्यास जो है इनको कृष्ण द्वापायन व्यास भी बोलते हैं, है ना, इनका नाम याद रख लेना। कब कंपोज की गई? तो ये 8th से 4th सेंचुरी AD की BC के बीच में कंपोज की गई। जैसे हमने बात की रामायण डिवाइडेड है कांड में, वैसे ये डिवाइडेड है पर्व में। वहाँ पर 7 कांड थे, यहाँ पर 18 पर्व है, 18 पर्व में ये बुक डिवाइडेड है। ओके, यहाँ पर देखो ये याद रखो कि सबसे फेमस जो है ना पर्व, इसमें भीष्म पर्व है, और ये भीष्म पर्व जो है और वार पर्व जो है ना, वॉर ऑफ कुरु, वार मतलब बेसिकली ये वाला वार है ना, ये वॉर से मत कर लेना कि इंग्लिश वर्ड उन्होंने यूज़ कर लिया। तो वार पर्व और भीष्म पर्व बहुत फेमस पर्व है। और क्यों इतना फेमस है? तो भीष्म पर्व में क्या मेंशन्ड है? तो भीष्म पर्व में भगवत गीता मेंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो भगवत गीता भीष्म पर्व में मेंशन्ड है ना, इसको याद रख लेना, नोट डाउन कर लो। इसके ना अलग अलग नाम है, मतलब बस इसको हम महाभारत के नाम से नहीं जानते, इसको जय संहिता भी कहा जाता है, इसको भारत भी कहा जाता है, महाभारत तो कहा ही जाता है, पंचम आख्यान कहा जाता है, और इसको कृष्णम वेदा, वेदा ऑफ कृष्ण द्वापायन, ये भी इसको कहा जाता है। ये याद रख लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है, सीधा एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट, ये है पर्व के नाम, लिख लो आप लोग, लिस्ट बना लो पूरे पर्वास की। तो आदि पर्व क्या है उसमें? तो बिगिनिंग की है। सभा पर्व, सभा के बारे में मेंशन है। वन पर्व, जब ये लोग वन में गए थे। विराट पर्व, ठीक है, ये जब उनके एग्जाइल का आखिरी साल था तो उसके बारे में मेंशन करता है। उद्योग पर्व एफर्ट के बारे में मेंशन करता है। कुरुक्षेत्र के वॉर के लिए जो प्रिपरेशन की गई थी वो उद्योग पर्व फोकस करता है। भीष्म पर्व बात की हम लोगों ने कि ये फर्स्ट डे ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर को मेंशन कर रहा है, और इसके साथ साथ
यहाँ पर भगवत गीता जो है वो भी भीष्म पर्व का ही पार्ट है। द्रोण पर्व, ठीक है, कंटिन्यूअस द कुरुक्षेत्र वॉर अंडर द कमांड ऑफ द्रोणाचार्य। देखो पहले भीष्म कमांडर थे, भीष्म को तीर लग जाते हैं तो द्रोणाचार्य कमांड करते हैं। द्रोण पर्व उसके लिए मेंशन्ड है। कर्ण पर्व है ना, शैल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, देन स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, आश्रम वासिका पर्व, मोसला पर्व, महाप्रस्थनिका पर्व और सर्वाग्रोहा पर्व। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप, इसका कंटेंट आप याद कर लेना और पर्व में क्या क्या चीज़ें मेंशन है याद कर लेना। 18 पर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कालिदास है ना। तो हम लोग जब लिटरेरी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कवि रहे हैं हमारे ज़माने के, बेसिकली एंशिएंट पीरियड के, वो है कालिदास। तो कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो बेसिकली कालिदास की रचनाएं में पहला हम बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला इनकी लव स्टोरी पे बेस्ड है ना। तो क्या है, दुष्यंत एंड शकुंतला की क्या है, ये लव स्टोरी है। मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी पे बेस्ड है। तो मालविका अलग कर लो, अग्निमित्र अलग कर लो, इनकी लव स्टोरी पे बेस्ड है मालविका अग्निमित्रम। विक्रमोवर्षियम जो है ये एक तरीके से विक्रम और उर्वशी, विक्रम एंड उर्वशी की लव स्टोरी पे बेस्ड है। कुमार संभवम ये बेसिकली पार्वती और शिव की जो मैरिज हुई थी और कार्तिकेय का जन्म, इसके बारे में मेंशन करता है। शिव एंड पार्वती मैरिज एंड बर्थ ऑफ कार्तिकेय। देन रघुवंशम, ये जो राम है ना, रघुकुल से रिलेटेड थे, तो राम की जीनियोलॉजी, इनका वंश परिचय आपको देता है, ये याद रखना। मेघा संदेशम या फिर मेघदूतम। तो बेसिकली यक्ष और यक्षिणी जो होते थे, यक्ष एंड यक्षिणी नेचुरल फोर्सेस को कहा जाता है, तो उनकी लव स्टोरी पे बेस्ड है। और यहाँ पर मेघदूतम में बेसिकली क्लाउड के थ्रू मैसेज पहुंचाने की बात की जा रही है, तो वो मेघदूतम है या फिर मेघ संदेशम भी इसको बोलते हैं। फैक्ट है, याद रखना। अब देखो एक चीज़ ये देखो यहाँ पर ये भी दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी है। ये दुष्यंत और शकुंतला की, ये मालविका और अग्निपुत्र की लव स्टोरी है। ये विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी है। इसमें भी शिव और पार्वती की शादी के बारे में बताया है। यहाँ पर भी लव स्टोरी है यक्ष और यक्षिणी की। तो क्या देखने को मिल रहा है, तो कालिदास जो है बेसिकली लव स्टोरीज लिखा करते हैं, और लव स्टोरी के लिए एक बहुत फेमस व्यक्ति है जो है शेक्सपियर। तो दैट्स वाई कालिदास को एक टाइटल दिया जाता है, दैट इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि बताओ मुझे कमेंट में आप लिखना कि शेक्सपियर को कालिदास क्यों नहीं कहा जाता है ना। कालिदास को शेक्सपियर को कहा जाता है, ऑब्वियसली शेक्सपियर बाद में है और कालिदास पहले है, ठीक है, बट स्टिल। चलो नेक्स्ट है अदर लिटरेरी वर्क्स। अदर लिटरेरी वर्क्स में कुछ हम सेक्युलर टेक्स्ट की अगर बात करें तो है मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक लिखी गई है विशाखा दत्त द्वारा गुप्ता पीरियड में, पर ये मेंशन कर रही है चंद्रगुप्त मौर्य की अर्ली लाइफ के बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये चंद्रगुप्तम जो चंद्रगुप्त सेकंड है गुप्ता डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज मत करना। तो ये चंद्रगुप्त है, ये है गुप्ता डायनेस्टी के। तो इनकी मैरिज विथ ध्रुव देवी, ठीक है, मैरिज विथ ध्रुव देवी, इसके बारे में मेंशन ये करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां सभी लोगों ने सुनी हुई है। किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। किस पीरियड में लिखी है, तो ये गुप्ता पीरियड में ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीनों जो टेक्स्ट है तीनों गुप्ता पीरियड के, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों
गुप्ता पीरियड के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नीतिसार। नीतिसार जो है इसको थोड़ा सा अगर आप देखो तो कंटेंट थोड़ा थोड़ा अर्थशास्त्र से सिमिलर मिल जाता है ना, और इसको लिखा हुआ है कमंडक ने, याद रखना। राजतरंगिणी ये कल्हड़ ने लिखी हुई है और ये कश्मीर की हिस्ट्री बताती है, कश्मीर की हिस्ट्री लिख लो आप लोग इसको। अष्टाध्यायी बुक है संस्कृत ग्रामर के ऊपर, जो पाणिनि ने लिखी हुई है, संस्कृत ग्रामर की बुक है, संस्कृत ग्रामर। हर्षचरित ये बुक लिखी हुई है बाणभट्ट ने। हमारे यहाँ पर एक बहुत फेमस रूलर थे हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन की जीवनी जो है वो बाणभट्ट ने लिखी हुई है, ठीक है। नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये तीनों हर्षवर्धन ने लिखी हुई है। तो ये जो हर्षवर्धन जिनके बारे में हर्षचरित लिखी हुई है, ये खुद भी एक बहुत बड़े रिनाउंड पोएट थे, तो उन्होंने हर्षचरित उन्होंने नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी हुई है। अमरकोश ये बेसिकली ट्रेजरी से रिलेटेड बुक है और ये लिखी है अमर सिम्हा ने, और ये अमर सिम्हा भी जो है वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर ही आपके लिटरेरी वर्क्स ख़त्म नहीं होते हैं। आपके जो मेन लिटरेरी वर्क्स हैं वो तो वेद, उपनिषद है ना, षड्दर्शन ये सब है, तो वो हमको अलग से सिलेबस का पार्ट है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं कवर किया हुआ है। आप लोगों ने अगर इसका पूरा डेटा लिखा हो तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर जानने को मिले होंगे, और जितने भी फैक्ट्स आपको जानने को मिले उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए और उसको बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इतने ही लिटरेरी वर्क्स हैं। अगर आप किसी बुक्स वगैरह को भी रेफर कर रहे हैं और उसमें आपको अगर कुछ और बुक्स के नाम मेंशन है तो वो भी आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। इसके साथ साथ देखो ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे लेक्चर से बहुत डिफरेंट है ना। यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इसको एनालाइज किया हुआ है। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है तो आप जो दूसरे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि यूनिट 1 को कैसे कवर करें, तो उनको भी आप उसको शेयर कर सकते हो और उनकी भी हेल्प आप कर सकते हो। सो दिस वॉज आवर लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी और डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसको एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।